अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मतलब इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी का इंसानियत की खिदमत में क्या किरदार है। हम इसमें ये पढ़ेंगे भाई इंसानियत के लिए बायोलॉजी जो है वो किस तरह हेल्पफुल है। ये एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर 3 टॉपिक शामिल हैं। ये जो बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये है मेन हेडिंग। ये एक टॉपिक नहीं है, इसमें 3 टॉपिक अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब वही बताया हुआ है ना कि मैनकाइंड के लिए उनकी खिदमत में बायोलॉजी किस तरह हेल्पफुल है। तो ये 3 तरह से इसमें हेल्पफुल है बायोलॉजी। भाई फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी जो है वो अहम किरदार अदा करती है। भाई फूड की प्रोडक्शन में इसने ज़्यादा बढ़ाया है बायोलॉजी ने। कम्बैटिंग डिजीज़ मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए बायोलॉजी ने हमारी मदद की है। इस बायोलॉजी में जो स्टडी करते हैं हम, उसने हमारी मदद की है, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह निकाली हैं ना, तो जिसे हम डिज़ीज़ कंट्रोल कहते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट, मतलब माहौल को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी बायोलॉजी ने हमें बताया है। तो ये 3 टॉपिक इसमें हैं पढ़े शामिल। ये आज हम ये वाला पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है फूड प्रोडक्शन, ये हमने आज पढ़ना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, इसलिए आपने ये ध्यान से पढ़ना है। यहाँ ये फूड प्रोडक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे भाई बायोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन में हमारी कैसे हेल्प की है। फूड को ज़्यादा पैदावार फूड की बनाने में वो किस तरह हेल्प की है। अच्छा, फूड जो है ना हम किन से हासिल करते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स, हम इन 2 ही चीज़ें हैं ना जिनसे हम फूड हासिल करते हैं। या तो हम प्लांट से फूड हासिल करेंगे या एनिमल से फूड हासिल करेंगे। तो प्लांट्स और एनिमल, इन्हीं की अगर प्रोडक्शन हम बढ़ा दें तो ज़ाहिर है हमारी फूड प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो बायोलॉजी ने भी ऐसे, बायोलॉजी की मदद से हमने यही काम किया है। ये प्लांट्स की और एनिमल्स की प्रोडक्शन हमने बढ़ा दी है, जिससे हमारी फूड की प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, क्योंकि इन्हीं 2 से तो हम फूड हासिल करते हैं अपनी। वो कुछ मेथड हैं जो जिनकी वजह से इन 2 की प्रोडक्शन जो है ना बढ़ी है। वो मेथड कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। मतलब किन किन मेथड के ज़रिए जो है ना इन प्लांट्स और एनिमल्स की हमने प्रोडक्शन जो है बढ़ाई है, जिसकी वजह से हमारी फूड प्रोडक्शन भी बढ़ गई है। वो हैं पढ़े। इनमें आ जाता है, पहला है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दूसरा हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तीसरा हमारे पास है क्लोनिंग। चौथा हमारे पास है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। उसके बाद 5वां हमारे पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। उसके बाद आखिरी नहीं, हमारे पास सेकंड लास्ट है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। और ये लास्ट हमारे पास है पास्चराइजेशन। ये हैं पढ़े मेथड्स। ये जो मैंने सारी लिस्ट बना दी पास्चराइजेशन तक, ये मेथड्स हैं जिनकी वजह से, जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है ना हमने अपनी फूड प्रोडक्शन उसको बढ़ाया है। मतलब है हमने प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी प्रोडक्शन को बेहतर किया है, इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमारी फूड प्रोडक्शन बढ़ गई है। ये वो मेथड्स हैं। अब इन सब को हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं, ये हैं क्या। पहला है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसमें इतना खास समझाने वाली कोई बात नहीं है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं हम, मतलब जो वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जिसमें हम समझते हैं ना डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं उनके पास, भाई
जैसे एक काऊ है, समझो वो ज़्यादा दूध देती है, वो गोश्त भी ज़्यादा देती है, और एक काऊ है जो कम गोश्त देती है। मतलब एक काऊ है जो फूड भी जिसकी ज़्यादा है, मिल्क भी जो है ना हमें ज़्यादा देती है, और एक काऊ है वो फूड हमें कम देती है और उससे मिल्क भी कम, वो मिल्क भी हमें कम देती है। तो ये जो काऊ है ना जो हमें ज़्यादा देती है, हम इसको प्रेफर करेंगे, मतलब इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे। इसकी ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि ये तो हमें कम दे रही है ना, फूड भी कम, उसमें मतलब मीट वगैरह जो होगा, गोश्त भी इसका कम दे रही है हमें और दूध भी कम दे रही है। ये गोश्त भी ज़्यादा देती है, दूध भी ज़्यादा देती है, तो इसकी ब्रीडिंग हम करवाएंगे। इसी को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जो जिससे हमें डिज़ायरेबल ट्रेट्स उनके मिलते हैं ना, जिनसे हमें वो दूध ज़्यादा देते हैं या उनसे गोश्त ज़्यादा हासिल होता है या और बाकी चीज़ें जो बेहतर अंदाज में हमें देते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग हम करवाएंगे, उनकी प्रोडक्शन हम करवाएंगे। और जो नहीं इस तरह हमें कम, हमारे लिए कम यूज़फुल हैं, तो उनकी ब्रीडिंग हम नहीं करवाएंगे। इसी को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें इतने ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं। उसके बाद जो दूसरा मेथड हमने देखा पीछे, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या चीज़ है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये मतलब ऐसा मेथड है एक, इसके ज़रिए ना हम किसी ऑर्गेनिज़म में, मतलब एक ऑर्गेनिज़म है, एक वो प्लांट ले लो या एनिमल ले लो, और एक दूसरा ऑर्गेनिज़म है। मतलब ये जो इसमें है ना, ये हमें देता है जी फूड ज़्यादा देता है, और जो है ना जो डिज़ीज़ इसका रेजिस्टेंस है, डिज़ीज़ रेजिस्टेंस मतलब डिज़ीज़ बीमारियों से लड़ने की जो इसकी ताकत है वो इसकी है कम। अच्छा, एक और ऑर्गेनिज़म है, इसमें ये हमें फूड देता है कम, और इसकी जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो इसकी है ज़्यादा। तो फिर हम क्या करेंगे, वो इसकी ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये ऑर्गेनिज़म है इसमें ये वाला डिज़ीज़ रेजिस्टेंट ज़्यादा है ना, लेकिन फूड हमें कम दे रहा है। ये फूड ज़्यादा देता है, तो लेकिन बीमारियों से लड़ने की इसकी कम ताकत है। ये बीमारी इस पे अटैक करती है, इस ऑर्गेनिज़म पे, तो ये जल्दी सरवाइव नहीं कर सकता, जल्दी इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका जो जिन है ना, ये आखिर डीएनए में इसके मौजूद होगा ना ये ट्रेट, भाई ये डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है, ये ऑर्गेनिज़म डिज़ीज़ रेजिस्टेंट है, तो ये वाला जिन, ये वाला ट्रेट, ये वाला करैक्टर इसके डीएनए में मौजूद होगा। तो यही वाला जिन हम इसका निकाल के इस वाले में डाल देंगे। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब इसका डीएनए है ना, हम इसका डीएनए जो है वो हम निकाल के इसके डीएनए में, जो दूसरा ऑर्गेनिज़म है जो फूड हमें ज़्यादा फूड प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन डिज़ीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, उसके डीएनए में हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो फिर ये क्या होगा कि इसका भी ये भी हमें ज़्यादा देने लग जाएगा, फिर इसकी भी डिज़ीज़ रेजिस्टेंट ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फूड तो ज़्यादा दे ही रहा था, फिर ये बीमारियों से भी ज़्यादा लड़ सकेगा। इसी मेथड को, भाई एक का डीएनए दूसरे के डीएनए में इंसर्ट कर देना, इसी मेथड को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अच्छा, फिर जब हम ये डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज़म के डीएनए में इंसर्ट कर लेते हैं ना, तो फिर उस ऑर्गेनिज़म को कहते हैं, फिर भाई ये वो बन गया ट्रांसजेनिक। प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट लिख देंगे, एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल आ जाएगा। मतलब वो ऑर्गेनिज़म जिसमें हमने कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट, मतलब किसी और ऑर्गेनिज़म का डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, इस तरीके को तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं ना। इंसर्ट कर दिया है, जो फिर उसके बाद चेंजेस उसमें जो आई हैं ना, वो ऑर्गेनिज़म जिसमें डीएनए हमने इंसर्ट किया है, उस ऑर्गेनिज़म को फिर हम, अगर वो प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे, अगर वो एनिमल है तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना जिन तो नहीं था ना, हमने किसी और का जिन उसके अंदर इंसर्ट किया, तो इसलिए उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, भाई ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएगा।
और एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएगा। ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। उसके बाद अगला मेथड जो हमने पीछे देखा वो है क्लोनिंग। इसको देखते हैं। ये तो असल में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो लॉन्ग भी आया हुआ है पास पेपर्स में, लेकिन ये इस जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ ना, फूड प्रोडक्शन, मेरा टॉपिक ये है ना फूड प्रोडक्शन, इसमें मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। इसमें सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ भाई ये है क्या। असल हम इसको आगे जाके ये खुद एक अलग से टॉपिक बना हुआ है, इसको हम वहाँ जाके पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ ये भाई है क्या। ये मतलब ऐसा मेथड है एक जिससे ना हम आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं भाई, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ और किसी ऑर्गेनिज़म की या किसी सेल की। मतलब ये एक ऐसा मेथड है, जिससे ना हम किसी ऑर्गेनिज़म या किसी सेल की ना जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं। मतलब बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसी, उसका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल वैसा का वैसा, उसकी हम कॉपीज़ बनाते हैं। मिसाल दूं तो जल्दी मिसाल दे के मैं आगे बढ़ूंगा इसकी, क्योंकि डिटेल तो हम आगे पढ़ेंगे ना, फिर जो इसका असल टॉपिक है वहाँ जाके पढ़ेंगे। जब मिसाल इसकी ऐसे है, जैसे इमरान ख़ान है ना, हम इमरान ख़ान की इस मेथड से इमरान ख़ान की कॉपीज़ बना सकते हैं। मतलब बिल्कुल इमरान ख़ान, बिल्कुल वैसी शक्ल व सूरत, बिल्कुल वैसा दिमाग, बिल्कुल वैसी आँखें, मतलब हर चीज़ बिल्कुल वैसी आदत, उसकी आदतें वगैरह बिल्कुल वही का वही। और उसकी मतलब कॉपी भी एक नहीं, बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं इस मेथड के थ्रू। या आप जब डिटेल में पढ़ेंगे ना ये किस तरह हम ऐसा करते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये हम डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको भाई इतना बता रहा हूँ भाई। इससे देखें ऑर्गेनिज़म, मैं इमरान ख़ान की मैंने मिसाल दे दी ना, इमरान ख़ान की हम कॉपीज़ बना सकते हैं इस मेथड के थ्रू। वो कैसे बनेंगी वो फिर हम जब ये टॉपिक आएगा हम फिर पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो मेथड है पढ़ा वो है टिशू कल्चर टेक्निक। टिशू कल्चर टेक्निक, ये क्या चीज़ होती है टिशू कल्चर टेक्निक? टिशू कल्चर टेक्निक मतलब असल में एक हम कल्चर बनाते हैं, मतलब किसी भी बीकर में या किसी भी बर्तन में हम एक ऐसा लिक्विड इकट्ठा करते हैं जिसके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, और उसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म या किसी भी प्लांट का टिशू उसमें ग्रो करवा सकते हैं। असल में ये एक ऐसा मेथड है टिशू कल्चर टेक्निक जिसमें हम किसी के टिशू की ग्रोथ करवाते हैं। मतलब वो प्लांट का टिशू हो सकता है या वो एनिमल का टिशू हो सकता है, उसकी हम ग्रोथ, इसमें ऐसे मिनरल्स हम ऐड कर देते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो उस टिशू के लिए सूटेबल होते हैं, वो मिनरल्स इसमें ऐड कर देते हैं और वो टिशू हम इसके अंदर फिर रख देते हैं। जो जिस चीज़ का भी टिशू होगा वो इसके अंदर रख देते हैं, तो क्या होता है वो फिर ग्रो करता जाता है, देखो वो बड़ा होता जाता है। मतलब उसमें माइटोसिस होती जाती है, ये वो फिर बड़ा होता जाता है। ये बर्तन मैं बना रहा हूँ, इसको आप सेल या अंदर का न्यूक्लियस ना समझ लें। ये मैंने बर्तन बनाया है, उसके अंदर ये टिशू रखा हुआ है जो कि ग्रो कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो उसे चाहिए ग्रो करने के लिए वो इसके अंदर रखे हुए होते हैं हमने, वो बड़ा होता जाता है। तो इस तरह हम इस टेक्निक से, ये टिशू कल्चर टेक्निक से हम टिश्यूज़ की ग्रोथ करवाते हैं। अच्छा, इसका फिर फ़ायदा क्या है? टिशू ग्रोथ करवाने का ये है फ़ायदा भाई, हम किसी समझो दवाई का हमने टेस्ट करना है भाई, इस प्लांट पे ये दवाई जो है वो गलत असर तो नहीं करती या किस तरह असर करती है, तो डायरेक्ट प्लांट पे अप्लाई करने के बजाय हम इस तरह टिशू के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा ना भाई ये दवाई जो है किस तरह इस पे अफेक्ट करती है। गलत अफेक्ट करती है तो हमें पता लग जाएगा, सही कर रही है तो फिर भी पता लग जाएगा। क्योंकि प्लांट में अगर हम, ये तो रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी ना, प्लांट पे डायरेक्ट किसी दवाई को हम देखना चाहेंगे भाई वो किस तरह असर करती है, तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है, वो कुछ और उसे बीमारी लग सकती है। तो वो प्लांट क्योंकि हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है तो हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम इस तरह कर लेंगे, उसके टिशू को ग्रोथ करवा देंगे और इसके ऊपर फिर हम
वो दवाइयाँ अप्लाई करके देखेंगे भाई क्या असर पड़ता है इसका। अगर सही असर पड़ता है तो फिर हमें पता लग जाएगा, तो फिर हम उस प्लांट पे डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। ये इसका मतलब, ये इसका जो है ना फ़ायदा है। टिश्यू कल्चर टेक्निक इसका एक और भी फ़ायदा है भाई, इससे प्लांट की भी हम ग्रोथ मतलब प्लांट की प्रोडक्शन को भी वही आगे बढ़ा सकते हैं। असल तो ये प्लांट की प्रोडक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया ना, ये सारे टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग और ये पीछे जो हमने पढ़े हैं ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग वगैरह, ये प्लांट की प्रोडक्शन और एनिमल्स की प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं ना। इस तरीके से हम प्लांट की प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं। वो कैसे, मतलब समझो वो कुछ प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, मतलब उसमें कुछ हिस्सा उनका निकाल लो और वो आगे ये देखें मैंने टिश्यू एक कल्चर बनाया, उसके अंदर ये टिश्यू रखा, ये जैसे जैसे आगे फिर इसकी ग्रोथ होती जाएगी ना, इस बर्तन के अंदर हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, ऐसे मिनरल्स डालेंगे जो इसकी ग्रोथ के लिए जो है ना फ़ायदेमंद है। तो यहाँ से ये मतलब बाहर निकलने लग जाएगा, पौधा बनने लग जाएगा। ये टिश्यू इसका बढ़ता जाएगा, ये बड़ा पौधा बनता जाएगा। ये जब बड़ा निकल आएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसको हम बेशक यहाँ से निकाल के कहीं पौधे में लगा लेंगे, किसी उसमें पौधा कह रहा हूँ, किसी गमले में लगा लेंगे या किसी मिट्टी में लगा लेंगे। तो इस तरह भी ये जो है ना प्लांट्स की प्रोडक्शन बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद अगला हमारा जो है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। जो मेथड हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये क्या चीज़ होती है बायोलॉजिकल कंट्रोल? मतलब ये असल में ये होता है कंट्रोल, इसकी डेफिनेशन पे है कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब है कंट्रोल करना, जैसे असल में फसलों पे बीमारियां आ जाती हैं ना, जैसे आजकल टिड्डी दिल आया हुआ है, तो वो फसलों पे अटैक कर देते हैं ना, तो फसलें तबाह हो जाती हैं बिल्कुल। एक तो तरीका होता है ना उन पे दवाइयाँ वो स्प्रे वगैरह करना, जो स्प्रे करते हैं हम उनसे भी वो जो है ना टिड्डी दिल और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो फसल पे तबाह कर देते हैं फसलों को, वो दवाइयों से भी हो जाता है, उनका हल निकल आता है। वो तो मतलब मर जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हमला करते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन उनका नुकसान ये है कि वो फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। जो स्प्रे हम कर रहे होते हैं ना, उससे फ़िज़ा भी आलूदा हो जाती है और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी ख़तरनाक होती है, क्योंकि हमारे अंदर अगर चला जाए वो दवाई, वो स्प्रे, तो हमें नुकसान दे सकती है, हमारे फेफड़ों को नुकसान दे सकती है, हमारे लिए नुकसान हो सकता है इससे। इसलिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है दवाइयों से, मतलब दवाइयाँ हम इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहते, फ़िज़ा भी आलूदा ना हो, इंसानों पर भी असर ना पड़े, तो ये मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो अटैक करते हैं ना फील्ड पर, जो फसलों को तबाह करते हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही उन्हें तबाह करते हैं, मतलब उनको मरवा देते हैं हम। इससे ये होता है फ़िज़ा भी आलूदा नहीं होता और इंसानों को भी कोई ख़तरा नहीं होता। मतलब मिसाल दूँ ना मैं, अगर आपको मिसाल के तौर पे अभी आपको समझ आ जाएगी मिसाल, ये देखें एफिड होता है एफिड एक ऑर्गेनिज़म है, वो वालनट ट्री होता है उस पर अटैक करता है। जैसे टिड्डी दिल आजकल वो फसलों पे अटैक कर रहा है ना, वैसे एफिड भी एक होता है ऑर्गेनिज़म, वो वालनट ट्री पे अटैक करता है, वो उसको तबाह कर देता है। इनकी बड़ी तादाद आ जाती है, वो इनको तबाह कर देती है। तो इसको देखें कैसे अब कंट्रोल होगा इसका, दवाइयों से हम नहीं करेंगे। एक और होता है ऑर्गेनिज़म, उसको कहते हैं वास्प। ये हम इसको छोड़ देंगे फसलों में, वास्प को। जहाँ ये एफिड आया हुआ होगा ना, वालनट ट्री की फसल होगी उसमें एफिड आया हुआ होगा ना, वो इसे तबाह कर देता है ना वालनट ट्री को, वहाँ हम वास्प छोड़ देंगे। वास्प क्या करती है, वो एफिड को खा जाती है, ख़त्म कर लेती है, लेकिन वो वालनट ट्री पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। वास्प जो है वो वालनट ट्री पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करती, वो एफिड को खाती है, तो वास्प जो है वो इसे खा जाएगी। तो इस तरह ये देखें, हमने दवाइयों का भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लिविंग के साथ ही कंट्रोल किया। इस लिविंग को हमने लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ ही कंट्रोल किया, तो कोई दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की, उससे पोल्यूशन भी आलूदा नहीं हुआ और हम ऑर्गेनिज़म्स पर, हम ह्यूमन बींग्स पर भी कोई गलत असर नहीं पड़ा। इसी मेथड को
बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं भाई। लिविंग्स को लिविंग्स से ही कंट्रोल करना, ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद अगला है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये क्या चीज़ है, ये मेथड, ये कौन सा मेथड है? ये असल में इसमें हम क्या करते हैं भाई, अगर किसी प्लांट या किसी एनिमल में जो डिज़ीज़ आ जाती है ना, उनको उनकी दवाइयाँ बनाना, उनके जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़े अपना कर उनको कंट्रोल करना, डिज़ीज़ को रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड्स अपना करना, उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना। वो डिज़ास्टरस डिज़ीज़ भी हो सकती है, वो कॉमन डिज़ीज़ भी हो सकती है, जो प्लांट और एनिमल्स में आती हैं, उनको जो है ना कंट्रोल करना, मतलब एप्रोप्रिएट, रेलिवेंट या एप्रोप्रिएट मेथड्स को इस्तेमाल करके डिज़ीज़ को जो एनिमल्स और प्लांट्स में आ जाती हैं ना, उनको उनको कंट्रोल करना, इसको हम कहते हैं भाई इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट है भाई। उनकी दवाइयाँ बनाना रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनका पता लगा के भाई ये बीमारी किस तरह है, क्या है, किस तरह अफेक्ट करती है, उसकी क्या इसकी एंटीडोट क्या बन सकता है, तो इस तरह उनको कंट्रोल करना, इसको कहते हैं भाई इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट। उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ये क्या चीज़ है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक मतलब असल में हाइड्रो हम कहते हैं वाटर को, पोनिक वो प्लांट्स से निकला, प्लांट्स को कहते हैं। मतलब ये असल में इरेटेड वाटर में हम जो है ना प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। इरेटेड वाटर मतलब असल में इरेटेड वाटर कहते हैं वो पानी जिसमें हवा मिली हुई हो, उसको हम कहते हैं इरेटेड वाटर। अब ऐसा वाटर जिसमें हवा मिली हुई हो ना, वो होता है इरेटेड वाटर। उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाना, ये होता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इसको कहते हैं हम। और ये ना असल में एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ना, जो खिलाओं में जाते हैं बाहर, वो असल में इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उनके पास मिट्टी वगैरह तो होती नहीं है। वो प्लांट्स को फिर इसी तरह ग्रो करवाते हैं, जो अपनी वेजिटेबल्स, अपनी खुराक का वो जो इंतज़ाम करते हैं ना, वो इसी तरीके से, इसी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की मदद से वो अपनी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वही पानी में इरेटेड वाटर में प्लांट्स को ग्रो करवा लेते हैं, वही वेजिटेबल्स को अपने खाने के लिए, तो वो ग्रो हो जाती हैं। मतलब असल में इस इरेटेड वाटर में हम वही जो सूटेबल, हम इसमें जो है ना सूटेबल न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जो जिससे है ना प्लांट्स की ग्रोथ होती है। जो मतलब जो भी वेजिटेबल हम उगाना चाह रहे हैं, उसको जो जो न्यूट्रिएंट्स की, जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है ना, वो हम इसी इरेटेड वाटर में उनको रखते हैं, तो वो उनसे प्लांट वो ग्रोथ हो जाती है इनकी। ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक था। उसके बाद आखिरी हमारे पास है पास्चराइजेशन। ये क्या चीज़ है? पास्चराइजेशन असल में ये कहते हैं, ये देखें, किलिंग द पेस्ट्स बाय हीट। मतलब हीट की मदद से पेस्ट्स वही कहते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जरासीम वगैरह होते हैं ना, उन्हीं को ही पेस्ट कहते हैं। मतलब हीट की मदद से पेस्ट्स को मारना, इसको कहते हैं पास्चराइजेशन। ये मतलब जैसे मिसाल के फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम दूध को बॉयल करते हैं ना, हम दूध को इसलिए क्यों बॉयल करते हैं? हम इसलिए बॉयल करते हैं ना कि उसमें असल में जरासीम वगैरह जो हो ना, जो पेस्ट्स वगैरह अगर दूध में हैं तो वो किल हो जाएं। हम दूध को इसलिए गर्म करते हैं, फिर ही उसके बाद पीते हैं ना हम। वो इसलिए गर्म करते हैं, उसमें जो पेस्ट्स वगैरह हो ना, वो ताकि किलिंग हो जाए उनकी, वो हीट की मदद से हो रही है ना। इसी प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। मिल्क की मिसाल मैंने आपको दी, मिल्क को हम जैसे गर्म करते हैं। अच्छा, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। कल हम फिर जो हमारा अगला टॉपिक है, मतलब ये
बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में ये यहाँ पढ़े ना 3 टॉपिक हैं। फूड प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। कल हम फिर पढ़ेंगे कम्बैटिंग डिजीज़, ये अगला टॉपिक ये हम पढ़ेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।